सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। मैं हूँ एक कनीज़, उस घर की चौखट पर शफ़ात की साइल कि जिसके मकीन के लिए ज़मीन व ज़मान के मालिक ने ये कायनात तख्लीक की, 4 मौसम बनाए, फ़लक की नीली छत को तारों से सजाया, ज़मीन पर झरनों और आबशारों को बहाया, कहीं पहाड़ों को बुलंदी दी तो कहीं समंदरों की गहराइयों में ज़िंदगी दी, और उन दरियाओं समंदरों के किनारे सब्ज़े की चादर पर सतरंगे खुशनुमा फूल रखे, दिन और रात का निज़ाम बनाया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आली मकाम बनाया। और मेरे सरकार कौन? मेरे सरकार वो कि जिसने हुज्जतुल विदा में हकूक़ इंसानियत का पहला और मुकम्मल चार्टर देकर इंसानियत पर एहसान किया, जिसने नस्ल परस्ती, लिसानियत और गोरे काले का फ़र्क ऐसे मिटाया कि वो अरब जो अपने हसब नसब पर अकड़ते फिरते थे, वो एक हबशी को मेरे आका बिलाल कहकर पुकारते पाए गए। सिपा सालार ऐसे कि हमले की इतला पर सिर्फ हुक्म ही नहीं देते बल्कि आगे बढ़कर सिपाहियों के साथ खंदक भी खोदते। कभी ऐसे कि अरब का मशहूर नाकाबिल शिकस्त पहलवान रुकाना चैलेंज करता तो चारों शाने चत कर देते। वो फिर पुकारता, ए मोहम्मद अब आओ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फिर धूल चुटा देते। वो फिर ललकारता और ज़मीन पर पड़ा मिलता। बहादुर ऐसे कि शेर खुदा अली मुर्तज़ा गवाही देते कि जंग ज़ोरों पर होती तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ ले लिया करते। आपसे बढ़कर कोई दुश्मन के करीब ना होता, और ये जर्नैल सिपा सलार जंगो जदल में भी बाउसूल ऐसे कि निहत्तों पर तलवार उठाते और ना औरतों का खून बहाते। सिफारतकार ऐसे कि कोई हुआ ही नहीं होगा और ना ही हो सकेगा रहती दुनिया तक। सालिस ऐसे कि दुश्मन कबीलों में सुलह करवा दें, और कौल के धनी ऐसे कि जो कह दिया तो गोया पत्थर पर लकीर खींच दी। एक बार मुशरिकीन मक्का ने किसी मामले में अबू राफ़े को कासिद बनाकर भेजा। वो बारगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, परखा, समझा और दिल हार बैठा। फिर कहाँ का कबीला और कहाँ का प्याम, वही कलमा हक पढ़कर कहने लगा, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अब काफिरों के पास जाने का नहीं, बस यही रहूँगा। जवाब में सफ़ीर आज़म फरमाते हैं, तुम कासिद हो और कासिद को रोक लेना अहद व पैमा की खिलाफ वर्जी है। तुम अभी जाओ, फिर वापस आ जाना। कौल के पक्के ऐसे कि शमाए रिसालत के परवाने अबू जंदल किसी तरह मुशरिकीन मक्का से भागकर उस हाल में आते हैं कि पाँव में जंजीरें हैं और बदन ज़ख्मों से चूर है। हालत बता रही है कि कौन सा जुल्म है जो ना हुआ होगा। अबू जंदल कहता है कि मुशरिकीन मक्का ने ये हाल कर रखा है, मुझे भी साथ ले चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तड़प उठते हैं, फ़राक पेशानी पर तफक्कुर के बल पड़ जाते हैं और मुशरिकीन मक्का से बात करते हैं। वो नहीं मानते, कहते हैं कि अभी तो मुआहदा हुआ है कि हम में से कोई भी मुसलमान होकर आएगा तो आप वापस भेजने के पाबंद होंगे। मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर अपने जानिसार को वापस भेज देते हैं कि मुआहदा हो चुका है। मेरे आका जहाँ बेहतरीन सिपा सलार, बेमिसल सिफारतकार, शानदार मसालहतकार थे और वहीं कमज़ोरों के वकील भी थे, उनकी ढाल और पनागाह भी थे। और ये भी सच है कि अरब माशरे में सबसे कमज़ोर और बेतौकीर औरत ही थी। ज़माना जहलियत में घर में खुदा की ये रहमत आती तो ऐसे सफाक भी थे जो गड़ा खोद कर बेटी को दबा आते। और उस सोसाइटी में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी फ़ातिमा का उठकर इस्तकबाल किया, सर पर बोसा देकर अपनी जगह बिठाकर ये पैगाम दिया कि बेटियां गड़े की पस्तियों के लिए नहीं होती, बेटियां तो सर का ताज होती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी के तौर पर इज्जत दी, वकार दिया, मान दिया। मेरे आका के एक पड़ोसी खाना मज़े का बनाते थे।
उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान बनाना चाहा, दावत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या आयशा की भी दावत है? पड़ोसी ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ आपकी दावत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। उसने दोबारा दावत दी। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही सवाल पूछा और उसने वही जवाब दिया, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनकार कर दिया। तीसरी बार जब उस पड़ोसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अहलिया के साथ मदऊ किया, तो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह दावत में गए कि दोनों के हाथ में एक दूसरे का हाथ था। और एक मंज़र और भी है, और क्या ही खूब मंज़र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगा रहे हैं। हज़रत आयशा जीत रही हैं और जीत भी जाती हैं। कुछ अरसे बाद ये मंज़र दोबारा रिपीट होता है और इस बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते हैं और मुस्कुरा कर, पता है क्या कहते हैं? मुस्कुरा कर कहते हैं, आयशा ये उस जीत का बदला हो गया और इस मुकालमे से छलकती शुगुफ्तगी आज भी तरोताज़ा है। और गाइडलाइन है कि बीवियाँ दोस्त होती हैं, रोबोट नहीं होती। मेरे आका की मेहरबानियाँ सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं रहीं, वो तो बेज़बानों के भी वकील, हमदर्द और मददगार थे। एक दिन किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए और अचानक एक ऊँट आया और आपके कदमों में लौटने लगा। आपने देखा कि ऊँट की जो आँखें हैं उसमें आंसू हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, दिलासा दिया ऊँट को, एक जानवर को, उसकी तकलीफ़ महसूस करके, उसकी आंखों में आंसू देख के उसको दिलासा दिया और फिर पूछा कि इस ऊँट का मालिक आखिर कौन है? मालिक दौड़ता हुआ आया। आपने कहा, इस ऊँट को अल्लाह ताला ने तुम्हारी मलकियत में दिया है, तुम्हारी मिल्कियत में दिया है इस ऊँट को। क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और काम भी ज़्यादा कराते हो। अपने पराए जिनो अंस, हैवान, चरिंद परिंद के लिए मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही किरदार था कि जिसने लफ्ज़ किरदार को भरोसा और वो मायने दिए कि जो इससे पहले कभी नहीं मिले थे। आज मिलाद का दिन है, खुशियों का दिन है, सभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारे लीडर्स ने भी बहुत अच्छे पैगाम दिए हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कमज़ोरों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद का दर्स दिया है। आज के दिन हमें गुर्बत, भूख और मुश्किलात के शिकार लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं उन्होंने भी ऐसे ही अच्छे अच्छे पैगाम जारी किए। अच्छा, मेरी बसात तो नहीं कि मैं कोई प्याम जारी करूं, लेकिन मैं एक दरख्वास्त ज़रूर कर सकती हूं और करना चाहूँगी। आपसे एक वादा लेना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम सब में जिसको भी जो दे रखा है और हम में से जो जो कुछ देने के काबिल है, क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो भी है वो अल्लाह का दिया है। आपके पास जो भी है वो अल्लाह का दिया है, मेरे पास जो भी है वो अल्लाह का दिया है। और अल्लाह के दिए में से अगर हम किसी गरीब की, किसी मुस्तहिक की मदद कर सकें, किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकें, तो क्यों हम इस कोशिश में पीछे रहें। इसमें हमारा एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए अपने साथ कि हमें इस नेकी को कमाने में आगे आगे होना चाहिए। और किसी के बुझते जो चूल्हे हैं उसको बुझने नहीं देना चाहिए। किसी की गोद में भूख से रोता जो बच्चा है उसके हाथों में क्या हम फीडर नहीं थमा सकते? अगर हमारे पास इतनी इस्तात है और हम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या हम किसी एक घर की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या आप में से कोई 2 घरों की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता? कोई 3 घरों की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता? क्या हम अपने ब्रांडेड कपड़े जो हम इतनी बड़ी तादाद में लेते हैं, क्या हम उसकी तादाद थोड़ी कम करके किसी की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते? क्या हम अपने लिए जो भी रोज़मर्रा की अशिया लेते हैं जो बहुत ही एक हमारी लग्जरी वाली आइटम्स होती हैं, क्या हम उनको साइड पर रख के या अपने बजट को थोड़ा सा कट करके, कम करके, क्या कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते? तो मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं आपसे एक वादा लूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो हमें लगता है कि मुस्तहिक हैं, तो हम उनकी ज़िम्मेदारी लें। चाहे एक बंदा एक बंदे की ज़िम्मेदारी ले ले। अगर आप देखें कि 25 करोड़ हमारी आबादी है, तो 25 करोड़ में से क्या अगर हम 25 करोड़ के 4 हिस्से कर दें, तकरीबन 6 साढ़े 6 करोड़ का एक हिस्सा बनता है। क्या हमारे यहाँ 25
फ़ीसद लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो अगर एक बंदा दूसरे एक बंदे की ज़िम्मेदारी ले ले या एक बंदा 2 लोगों की ज़िम्मेदारी ले ले तो मेरे ख़्याल से हम मुसलमान होने का हक़ अदा कर दें। तो शायद कोई भी ऐसा ना बचे जो भूखा सोए, कोई भी माँ ऐसी ना हो जो भूख से तड़पते बच्चों को देखकर ख़ुदकुशी कर ले और बच्चों को भी जहर पिला दे, क्योंकि माँ तकलीफ़ में होती है। माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है। और आप सोचें कि क्या आलम होगा जब एक माँ अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखकर उसको भी जहर दे देती है और ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर लेती है, हिम्मत हार जाती है, दुनिया से चली जाती है। वो जो उसके आखिरी लम्हात होंगे वो कैसे होंगे सोच कर रोंगटे खड़े होते हैं। तो आज आप इबादा करें कि हम मुसलमान होने का हक़ अदा करेंगे, हम ज़कात देंगे, हम दिल से ज़कात देंगे और हम हर महीने कोशिश करेंगे कि हम किसी की ज़िम्मेदारी अगर ले सकें, अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है तो हम अपने साथ किसी एक घराने की ज़िम्मेदारी ले लें। जो 2 की ले सकता है वो 2 की ले ले, जो इससे बढ़कर ले सकता है वो बढ़कर ले ले। तो आज के दिन इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम से, और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी जिस हद तक ये कोशिश कर सकूँ, हम में से बहुत से लोग करते भी होंगे, और हमें इस कोशिश को कंटिन्यू रखना है, प्रैक्टिस में रखना है और मज़ीद इसको दिल से करना है। और इसी के साथ मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, बात करूंगी मैं मकबूजा कश्मीर की, जहां 10 साल के बाद होने वाले रियासती इलेक्शन जो कि 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मरहलावार होंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 90 नशिस्तों के लिए 86,92,000 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और देखते हैं कि जी कितने जो रजिस्टर्ड कश्मीरी वोटर्स हैं ये वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, कांग्रेस का रियासती मंशूर है जिसने बीजेपी और मोदी एंड कंपनी को गर्म तवे पर बिठा दिया है। तर्जुमान कांग्रेस ने कहा है कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर पर मोदी ने जबर की सियासत की है। और कांग्रेसी तर्जुमान का यह भी कहना है कि मकबूजा कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसका हक छीनकर उसे मरकज के जेर इंतजाम किया गया। हम वादा करते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना यकीनी बनाएंगे, जिस पर भारतीय वज़ीर आज़म के करीबी साथी और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका है, अब बहाल नहीं किया जा सकता। हम इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे ताकि कश्मीर पर कोई ना बोल सके। अब अमित शाह किस तरह कांग्रेस की ज़बान बंद करेंगे और क्या आर्टिकल 370 जिसके तहत मकबूजा कश्मीर को एक हल तलब मुतनाज़ रियासत का बाकायदा स्टेटस हासिल था वो दोबारा बहाल हो सकता है। इन सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सिफारतकार जो कि भारत में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और भारत के सियासी और सिफारती जो मामूलात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं, चूँकि सफ़ीर रह चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, 10 साल बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ हमेशा गवर्नर राज रहा है। अब ये बीजेपी चाह क्या रही है एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हों और वो पहली दफ़े इस इलाक़े में अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और जब हुकूमत उनकी कायम हो जाए तो फिर वो इस नई असम्बली से करारदाद मंजूर करवाएँ जिसके तहत जो 5 अगस्त 2019 को इक़दामात लिए गए थे जो कि गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात थे, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से ख़िलाफ़ थे, उनके अपने आइन की शिकों के ख़िलाफ़ थे, उनके अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो 4 अप्रैल 2018 की रूलिंग है कि जिसमें ये कहा गया था बड़े क्लियर तरीके से कि 370 को आप ना आइन से निकाल सकते हैं ना इसको तब्दील कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों की इंडोर्समेंट चाहिए इनको। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी हुकूमत बनाएं पहली दफ़े और वहाँ से करारदाद मंजूर करवाएं ताकि 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दामात हैं उनकी तौसीक़ हो सके। अब ये किस तरह अचीव करेंगे? इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर को जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है उसके बारे में बहुत सी मतलब कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन इस वक्त 90 सीटें हैं जिसमें 43 जो हैं वो जम्मू रीजन की हैं और 47 जो हैं वो कश्मीर वैली की हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि जो कश्मीर वैली की 47 सीटें हैं वहाँ पे एक लिहाज से फ्रेगमेंटेड मैंडेट आए। वहाँ पे इतनी पार्टीज़ हैं क्योंकि एक गुपकर अलाइंस बना था, अगर आपको याद हो 5 अगस्त
19 को जब ये वाक़यात हो रहे थे, तो चाहिए तो ये था कि गुपकर अलायंस में जितनी भी पार्टीज़ थी ये सब मिलकर इंतखाबात लड़ती तो शायद ये मामलात इस वक्त ना होते। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कश्मीर वैली में एक स्प्लिट मैंडेट आएगा। 6-7 पार्टियां वहाँ से इलेक्शंस लड़ रही हैं, तो हर किसी को 4-4, 5-5, 7-7 सीटें मिल जाएंगी, जबकि जम्मू से बीजेपी अक्सरियत की जमात के तौर पे उभरेगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है बीजेपी की। अब देखते हैं 8 अक्टूबर को हमें पता चलेगा कि नताइज क्या निकलते हैं। अच्छा सर, ये जो अमित शाह हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अक्सर वो बड़े कड़वे बयानात देते हैं, जहर उगलते बयानात कह दूं तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान के हवाले से भी और कश्मीर पे भी जिस तरह ये लोग काबिज़ हैं, सबको पता है। आर्टिकल 370 के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 370 जो है अब ये तारीख का हिस्सा बन गया है और अब ये बहाल नहीं जा सकता। साथ ही अमित शाह ने ये भी कहा कि अब हम इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ताकि इस बारे में कोई बोल ही ना सके, कश्मीर के इस मामले पर कोई बात ही ना कर सके। सर ये बॉडी लैंग्वेज और ये इस तरह का अंदाज क्या समझ आती है आपको? देखिए, इट पेज ऑफ। बीजेपी की तो 2014 से अगर आप इंतखाबी मुहिम देखिए और आज तक उनकी यही रही है कि एंटी पाकिस्तान रेट्रिक, एंटी मुसलमान रेट्रिक, क्योंकि वो हिंदू वोट को अपने पीछे रखना चाहते हैं। और चूँकि इस वक्त जम्मू उनका मुतमा नज़र इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव वो कश्मीर वैली नहीं है, वो मुसलमानों का वोट नहीं है, इसलिए वो वहाँ से उन्होंने एक कैंडिडेट भी अपना खड़ा नहीं किया। उनका सारा जो फोकस इस वक्त जम्मू रीजन में है ताकि जो हिंदू है वो उनको वोट दे, क्योंकि वही ज़मानत है इस बात की कि बीजेपी को अक्सरियत मिले इस रीजन में। तो ये हर दफ़े वो करते रहे हैं। पाकिस्तान और कश्मीर अभी तक उनके लिए एक इशू बन जाता है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम ऑफ एज, हम मैच्योर हो गए हैं सियासी एतबार से। तो भारत की सियासत या भारत के जो इश्यूज़ हैं हमारे इंतखाबी अमल में उसका अमल दखल नहीं होता। लेकिन भारत में ये अभी तक है कि अगर आप एंटी पाकिस्तान पोजीशन लेंगे, एंटी मुस्लिम पोजीशन लेंगे, तो उसमें आपको इंतखाबी तौर पे कामयाबियाँ मिल जाती हैं, जो बीजेपी कुछ अरसे से कर रहा है, काफ़ी अरसे से कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट में एक मिनट है, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। इस पर हम अक्सर बात भी करते हैं कि यूएन में ये मामला जब गया था तो ये लोग खुद लेकर गए थे, सबको याद है, और यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं। तो अब इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है? हम किस लेवल तक जा सकते हैं इस मामले पर? क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले इस मामले पर। और जिस तरह काबिज़ हुए हैं वहाँ पे 370 की बात कर लें, 35A आर्टिकल की बात कर लें, और अब जिस तरह के बयानात यहाँ से आ रहे हैं बीजेपी की जानिब से, अपने एक बॉडी लैंग्वेज और अपना अंदाज़ और जो कुछ कर चुके हैं और आगे भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो अब हमारा क्या किरदार होना चाहिए इस मामले में? और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई ये तो नहीं कह सकता कि कोई अंदरूनी मामला है किसी का। ये यूएन को भी इसको सीरियस लेना होगा। देखिए, ना हम मान सकते हैं ना कश्मीरी मान सकते हैं। ये कश्मीरी ज़्यादा रेलेवेंट है और कश्मीरियों ने बार बार ये बताया है कि वो जो गासिबाना कब्ज़ा है भारत का उसको तस्लीम नहीं करेंगे। अब हम 1 जनवरी से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए मेंबर बनने जा रहा है। तो जुलाई में हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे हाउ टू हाईलाइट दिस इशू इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। वहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है हम पब्लिकली डिस्कस करें। ठीक है, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आपको अच्छी, मैं आपकी बात से कंक्लूड कर सकूँ, हमने कोई सही प्लानिंग बनाई, प्लान ऑफ एक्शन बनाया, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं मेरे ख्याल। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम अच्छा प्लान बनाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं कुछ सियासत के हवाले से। सियासत में चल क्या रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों से निकल क्या रहा है, और हम देखते हैं कि पीटीआई वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अक्टूबर के एंड में हुकूमत जा रही है, और हुकूमत वाले भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से आमना शेख साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान साहब पीटीआई से नुमाइंदगी करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमना साहब आपकी इजाज़त से, वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन मैं ज़रा पूछना चाहूँगी
चाहूँगी अहमद खान साहब से कि पहले जो आपका ये जलसा था 8 सितंबर को सबने देखा क्या कुछ होता रहा, अब 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर दिया है, ख़ासतौर पे जो आपके KPK के वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर साहब, क्या तैयारियाँ क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए जी, बात यह है कि जो 8 सितंबर को जलसा हुआ वो आपके सामने है। एक हमें NOC दिया गया, बट उस NOC पे अमल नहीं किया गया, क्योंकि उस एक 22 जो था अगस्त को जो जलसा पोस्टपोन हुआ, तो उसके अगेंस्ट हमें ये कहा गया कि आपको एक NOC दे के पूरे तरीके से, क्योंकि फैसिलिटेट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अपोजिशन जमातों का होता क्या है, हमारा जलसा तो चल रहा है, हमारा तो संजानी वाला जलसा कल तक चलता रहा है जब तक हमारे MNAs की जमानतें नहीं हुई। तो मोबिलाइजेशन होती है, एक एक्टिव हो जाते हैं जो वर्कर होते हैं। तो बाकी तो यही है कि आप ये देख लें कि क्या कुछ हुआ, किस तरह रोड्स ब्लॉक हुए, किस तरह उन्होंने पूरा, मैं खुद उधर मौजूद था, कॉर्डन ऑफ किया गया इसको, इस्लामाबाद को। तो अब हमने क्योंकि 2-3 एप्लीकेशंस दे रखी थी, कल फिर मैं DC ऑफिस गया, DC तो मुझे नहीं मिले, कहीं आगे पीछे हो गए या नहीं थे, उनका काम अपना को था। तो हमने वहाँ पे DCG को एप्लीकेशन मूव कर दी है। तो देखते हैं, अब हमारी तो ये है जी कि हम, चूँकि हाई कोर्ट ने NOC पहले दे दिया था और सिर्फ वेन्यू फैसला करना था, ठीक है जी। तो हमने कल एप्लीकेशन में भी यही लिखा है कि ऑलरेडी यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम कर चुकी है, मिनाजुल कुरान वाले यहाँ पे मीनार पाकिस्तान कर चुके हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वाई नॉट, क्यों ना हम करें वहाँ पे कोई, आप खुद देख लें, सवाबी और संजानी में जो जलसा हुआ है वहाँ पे कोई किसी किस्म का एक गमला भी नहीं टूटा। तो मेरे ख्याल में ये हेजिटेट हो रहे हैं, लेकिन जलसा हमारा इंशाल्लाह एक्टिविटी तो ज़रूर होगी जी। अब इसको देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। सर पथराव हुआ, SP साहब जख्मी हुए, आप कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। चले खैर आगे चलते। नहीं, SP साहब जख्मी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप हमला करेंगे, जब आप वो खुद एक चीज़ को रोकेंगे, कंटेनर आगे खड़े करेंगे, तो रिटेलिएशन तो होगी। तो अब उसमें आप खुद देखें कि वहाँ पे जब हमने 3-3 किलोमीटर का सफ़र हमने 4-4 घंटों में किया। अब चाहिए तो ये था कि तो सर आपको क्या लगता है कि लाहौर में रेड कारपेट बिछाएंगे आपके लिए? नहीं, वज़ीर आला पंजाब से रेड कारपेट बिछाएंगे आपके लिए? चले आमना साहबा से पूछ लेते हैं। आमना साहबा, कैसे इस्तकबाल किया जाएगा लाहौर में इनके जलसे का? और अब जारी बात है हुकूमत के अपने इख्तियारात होते हैं, किसी किस्म की अगर बदमज़गी हो जाती है, कोई मामला ख़राबी की तरफ जाता है, तो फिर हुकूमत पे जिम्मेदारी आती है ना कि हुकूमत ने कैसे रोकना है। किरण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं अहमद खान भट्टर साहब को थोड़ा सा, इन्होंने जो बात की उसका जवाब देना चाहूँगी। मेरे से सीनियर पॉलिटिशियन है एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन फैक्चुअली जो बात है, इन्होंने कहा कि जी NOC की पासदारी नहीं की गई, तो NOC की पासदारी, सॉरी टू से, इनकी पार्टी ने नहीं की, क्योंकि जब 7 PM का टाइम था, अगर इनको उस टाइम से कोई इशू था, आज ये कहते जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ऐसा था वैसा था, अगर इनको उस टाइमिंग से इशू था तो ये उसी वक्त उस चीज़ को चैलेंज करते। वैसे तो बात नहीं होती, ये उठ के कोर्ट पहुंच जाते हैं। उस वक्त इन्होंने एग्री किया उन टर्म्स पे ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं दी गई। NOC दिया गया, दे एग्रीड, दे सेड जी वी विल कंप्लाई टू दिस। उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया जलसे में, और सिर्फ बात ये नहीं है कि पथराव हुआ और SP साहब जख्मी हुए, जो जबान बोली। अब इशू ये है कि लोग कहते हैं जी जलसा नहीं कर, हमने इनका बैकग्राउंड भी तो देखना है ना। जलसे की बात नहीं है, क्या PMLN के पिछले अदवार में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे नहीं किए? बिल्कुल किए हैं। 150 दिन तो ये धरना दे के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बैठे रहे हैं। अहमद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अगर इजाज़त नहीं मिलती, जैसे कि आमना साहबा कह रही कि उनका अपना ओपिनियन ये कहता है और बहुत से लोगों की राय है इस हवाले से, तो फिर आप लोगों का अगला राय क्या होगा? मैं यही मोहतरमा को रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको चूँकि कॉन्टेंट्स का नहीं पता, तो बात ये है कि जब 7 बजे का टाइम हमने उनसे, सर आप ये कैसे कह सकते हैं इनको नहीं पता? सिर्फ इसलिए कि वो खातून है? ये मुझे मर्द हजरात से थोड़ा सा एतराज़ है, थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है आप लोगों से। आपकी ज़रा इजाज़त से मैं कहना चाहूँगी, मेरे लिए आप भी बड़े मोहतरम है कि ख़वातीन किसी भी मैदान में आ गए तो मर्द हजरात आराम से कहते थे कि इनको नहीं पता। जलसे के बारे में, मैं जलसे के बारे में कह रहा हूँ जो हमने किया है 8 का।
कि उस सिलसिले में चूंकि इनको शायद ज्यादा नहीं पता, मैं उस कैसे बारे नहीं में पता ना, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सबको पता है, मतलब मीडिया ने रिपोर्ट किया, सबको पता है, वो भी पढ़ती होंगी सारी चीजें, वो भी नजर रखती होंगी चीजों पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कैसे नहीं पता, आप इतने यकीन से कैसे इनको नहीं पता? किरण, मैं एक और चीज अहमद साहब को बताना चाह रही हूँ कि शायद इनको, मुझे नहीं पता इनको मेरे बारे में कितना पता है, सॉरी फिजा, मुझे नहीं पता इनको मेरे बारे में कितना पता है, लेकिन मैं खुद आई एम अ लॉयर, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 11 इयर्स और मेरी स्पेशलाइजेशन ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, सो आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जी अहमद साहब, सुन लेंगी ना जी, तो आप दोनों बीबियां मेरी बात सुन लेंगी। मैं जी तो सर, प्लीज आप अगर आप मुझे बोलने ही नहीं देंगी तो आपने मुझे बुलाया फिर क्यों? अहमद साहब देखिए, मैंने आपको देखे लड़ाई के लिए नहीं कहा, मुझे एक चीज गलत लगी, मैंने कहा कि ये सारे मर्द ज्यादातर ऐसे क्यों करते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी कहती है खवातीन को पता नहीं है इनको। देखिए आप मुझे बोलने नहीं देंगी, मैंने उस जलसे के बारे में अर्ज किया ना, ये उस कमेटी की मेंबर थी, मेरी छोटी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है ना, अब मैं बोलने देंगी तो मैं तब बात। चलिए सर प्लीज कंटिन्यू, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल, आपने बड़ी अच्छी बात की, अब जब आपने बात की, अच्छी बात की, प्लीज कंटिन्यू। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उस जलसे के जो बात हुई थी 22 को, वो ये तय पाया गया था कि 7 बजे ठीक है जी, आप 2 से 7 बजे तक जलसा खत्म कर दें। अब जब 2 बजे हमारे आगे 12 बजे तो कंटेनर लग गया, सारा सीपैक बंद हो गया, सारा मोटरवे बंद हो गया, तो 2 बजे वाले हम पहुंचे वहां। सर आपको क्या रूट नहीं बताया गया था कि इस रूट से जाना है, इस रूट से नहीं जाएंगे तो वो खिलाफ वर्जी होगी? अहमद साहब मेरा एक और भी क्वेश्चन है, क्या ये पहला जलसा था जिसपे कंटेनर लगाए गए? क्या आज से पहले हर जलसे के लिए रास्ते में कंटेनर नहीं लगाए जाते? क्या सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए जाते? अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगी तो आप खुद कर लें, मैं फिर खामोश। जी अहमद साहब जरा जल्दी से, आखिरी मिनट है, उन्होंने एक सवाल आपसे उठाया कि क्या पहली बार कंटेनर लगाए गए हैं, पहली बार हुआ इस तरह है? जब एक बंदा बात कर रहा हो तो मैंने इनकी बात आराम से सुनी है, तो अगर मेरी बात ये नहीं सुनेंगी तो मैं फिर सर आधा टाइम तो अब ये क्या जाया किया जा रहा है कि मेरी बात सुन ले, आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज आप कंटिन्यू करें, टाइम की कमी है, मैंने पहले आपसे कह दिया था, बात प्लीज मुकम्मल करें, हम सब सुन रहे हैं। अब 1 मिनट में मैं क्या मुकम्मल करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इनको बता दूंगा, क्योंकि इनको पता नहीं है जो बात हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने की थी, इनको तो पता ही नहीं था कि जलसे में हो क्या रहा है। इजाजत देने वाले भी वही लोग हैं, मना करने वाले भी वही लोग हैं, मेरी छोटे बहनों की तरह। आप तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट पर आ गए हैं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ये। अहमद साहब आप सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट पर आ गए हैं। इनका इंटीरियर मिनिस्टर अपना नहीं है, इनको पता ही नहीं है, मैं अब इनका क्या करूं? अब ये हमारी क्योंकि रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए औरत। सर इतना कुछ कह के आपने साथ कह दिया हमारे रिस्पेक्टेबल है, तो मैं इनकी जात की बात कर रहा हूँ। आपने इतना कुछ उनको कह दिया कि इनका इंटीरियर मिनिस्टर इनका अपना नहीं है, इनको कुछ पता नहीं होता, साथ ही आपने कह दिया हमारे रिस्पेक्टेबल है। आप इसको जो ना मिस इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। मैंने इनको कतन ये बात नहीं कही, मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं बीबी है, मेरी 3 उम्र की बेटियां होंगी, मैं कतन इस किस्म का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अपना इंटीरियर मिनिस्टर ही नहीं है। जिस गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर ही अपना ना हो तो वो गवर्नमेंट इजाजत देने और लेने में क्या उसका मुलदखल होता है? जिनके साथ हमारी लड़ाई चल रही है वो बीबी को भी पता है और हमें भी पता है, और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी साहब से आप लोगों को इतना मसला क्यों है? क्यों वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हो सकते? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? वो क्यों नहीं हो सकते? हमें मसला ये है कि 9 मई करवाने में उनका हिस्सा है। 9 मई में वो कहाँ थे? वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। जब भी जुडिशियल कमीशन बना तो मोहसिन नकवी उसमें मुजरिम होगा। क्यों मोहसिन नकवी साहब ने आप लोगों को कहा था कि आप सब लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर चले जाएं, आप लोग 14 की तंसीबात पे चढ़ दौड़े, और आपका जो हसान न्याजी है वो यूनिफॉर्म लहरा रहा हो बड़े फखर के साथ, इसको फखरिया पेशकश है, बाद में शर्मिंदगी का इजहार भी ना करे? क्या आप लोगों को मोहसिन नकवी ने बोला था सब? आप अजीब बातें कर रही हैं, आपको पता नहीं? मैं आपसे सर मुझे भी नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं पता, सारा कुछ तानू ही पता है सर। मेरी बात सुने, उस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कहाँ था? सब आप देखें कि आपकी रिकॉर्डिंग को निकाल के अगर देख लेना तो वो मतलब एक चीज कंक्लूड जरूर करे, मोहसिन नकवी साहब को आपने बुरा भला किया, उनके बारे में राय को रखे ना रखे, ये जरूर राय रखेगा कि आपने आमना साहबा को भी फेल कर दिया, मुझे भी कर दिया कि उनको भी कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं कुछ पता, तो ये भी अच्छी बात नहीं। सर मैं मानती हूँ कि आपको हमसे ज्यादा पता है, आप बहुत ज़हीन है, काबिल है, हम लोगों को नहीं पता आपके जितना, लेकिन आप इस काबिलियत में इतना वो ना करें ना, तकब्बुर ना करें। आप पार्टी बन के बात कर रहे हैं। मैं पार्टी बन के कैसे बात कर रही हूँ? आपने कहा मोहसिन नकवी की वजह से 9 मई हुआ था, 9 मई में तो आप लोग चल के वहां गए थे सारे। बात नहीं सुन रही,
तो आपने मोहसिन नकवी पे मौलाना में फेंक दिया कैसे? जब आप मोहसिन नकवी को भी काउंटर, आप मुझे बात नहीं मुकम्मल करने मैं हक सच की बात कर रही हूँ ना। मोहसिन नकवी साहब ने आपको बोला था कि आप लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर जाके सब कुछ करें। आप मोहसिन नकवी साहब की अगर इतनी वकालत बीबी, नहीं मैं मोहसिन नकवी साहब की वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ, हक सच की बात कर रही हूँ। क्या आप लोगों को मोहसिन नकवी साहब ने नहीं कहा था कि आप लोग सब कुछ करें? 9 मई को जो आप लोग कर रहे थे, आप मोहसिन नकवी साहब ने नहीं कहा था, हमने नहीं किया। उस वक्त पुलिस कहाँ थी? आपके लीडर कहते थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ये, मिस्टर वो। बात सुने। अच्छा आमना साहिबा, आप जब मेरी बात ही नहीं सुनेगी तो मैं आपको कैसे? आमना साहिबा आपका लास्ट कमेंट। आमना साहिबा आपका लास्ट कमेंट। अहमद साहब जी जी नहीं, मैं लास्ट कमेंट 30 सेकंड है जी मेरे पास। ज्यादा जी आई कैन नॉट से मच मोर। देखिए बात ये कि जिस तरह की यहाँ पे अभी कॉन्वर्सेशन हुई, यही खलासा है पीटीआई का और पीटीआई की ऑपोजिशन का। इशू ये है कि ये गवर्नमेंट में होते तो भी सिर्फ शोर मचाते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं तो भी शोर मचाते हैं। हम इनको पंजाब असेंबली में कह रहे हैं कि जी आए मिल के लेजिस्लेशन करते हैं, पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। वहाँ शोर मचाते हैं, नेशनल असेंबली में भी कभी जूता लहराते हैं, कभी कागज फाड़ते हैं। इशू ये है, खुदारा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इनसे, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें, मिल के काम करें पाकिस्तान के लिए। वो खान जो जेल में, उसने कुछ नहीं देना, ना उसने कुछ दिया है, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना। अहमद साहब आपका लास्ट कमेंट। बीबी मैं वही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए हम गैर मामूली हालात में काम कर रहे हैं। हमारे पास देखिए मुस्लिम लीग नून को जब 2002 में एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी तो सिर्फ 17 सीटें मिली थी। हमारे पास इस वक्त 107 सीटें पंजाब में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मरकज में। सही। और जिस तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है, और आप खुद देखें कि जिस तरह जलसे में हमें ट्रीट किया गया, खुद हमारे ऊपर जो 8 तारीख का जलसा, और आज हमें क्यों नहीं एनओसी दिया जा रहा? आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं ना आपके मुताबिक। देखिए बीबी आप ना एज ए होस्ट आप ऐसे पार्ट कर रही हैं। चल नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर बात करेंगे। मुझे आपके पूरे सेगमेंट में सिर्फ ये समझ आई कि किसी को कुछ नहीं पता। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।